मैथ इन सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के नेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस महामारी के दौरान में सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। मध्यकालीन इतिहास की सीरीज़ में हम लोग पहुंच चुके हैं तुगलक वंश में। तुगलक वंश से पहले हम लोगों ने गुलाम वंश और खिलजी वंश को पढ़ लिया है। तो जो दिल्ली सल्तनत था, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया था और जो गुलाम वंश के शासक वो तुर्क थे और तुर्क से पहले अरबी आए थे, है ना। तो पहला और उससे पहले अरबी आए। तो पहला जो तुर्क आक्रमण था वो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का था। तो उसके पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 में आ चुका था, जिसने दाहिर के ऊपर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आया था और उसने गुजरात के दाहिर पर अपना आक्रमण किया था। दाहिर पर आक्रमण करने के बाद वो भारत के अंदर आया और जजिया कर को उसने लागू किया था। जजिया कर एक गैर मुसलमानों के लिए था। जजिया कर गैर मुसलमानों के लिए था। और उसके बाद महमूद गजनवी आया, 17 बार उसने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर 1025 में उसका सबसे अहम आक्रमण था। उसका सबसे आखिरी आक्रमण हुआ था जाटों के विरुद्ध। जाटों ने महमूद गजनवी को जो मंदिर लूटा था, सोमनाथ मंदिर, जो सौराष्ट्र में, सोमनाथ मंदिर कहाँ है, सौराष्ट्र, है ना, उसको जब लूटा था तो लूट के जा रहा तो रास्तों में जाटों ने उसको लूट लिया था। उसके बाद महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। 1008 में नागरकोट पे आक्रमण किया, 1013 में कन्नौज लूटा और बहुत सारी भारत में रियासतों को उसने समय समय पर लूटना शुरू किया। महमूद गजनवी का मेन उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना और भारत को लूटना था। उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी ने महमूद गजनवी की ही तौर पर शासन करने को सोचा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। महमूद गजनवी का उद्देश्य था भारत को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और भारत में शासन करना। शासन करना इसका मेन उद्देश्य था, जबकि महमूद गजनवी का उद्देश्य शासन करना नहीं था। तो मोहम्मद गौरी ने जब शासन करना उद्देश्य समझा तो सबसे पहला आक्रमण उसको 1175 में इसने किया था। 1175 में इसने आक्रमण किया था भीमदत्ती के विरुद्ध। तो भीमदत्ती ने इसको बहुत मारा था। 1178 में इसने पहला आक्रमण जीता था। 1191 में तराइन का प्रथम, 1152 में तराइन का द्वितीय और 1116 में चंदावर का। तराइन का पहला ये हार गया था पृथ्वीराज चौहान से, दूसरा जीता था और चौथा जयचंद्र से भी ये जीता था युद्ध, है ना। तो जो दूसरा युद्ध तराइन का था, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ जयचंद्र ने छोड़ दिया था और जयचंद्र गोरी से मिल गया था। लेकिन बाद में 1116 में चंदावर के युद्ध में गोरी ने जयचंद्र को भी मार दिया। इसके बाद 1206 में जब मोहम्मद गौरी थक गया तो उसने भारत से जाने का निर्णय लिया और 1206 में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो उसकी कोई संतान तो थी नहीं, तो उसके बहुत सारे गुलाम थे, स्लेव। तो गुलामों के हाथों में अपनी शासन सत्ता को सौंप कर चला गया और अंतोगत्वा उसकी आखिरी में 1206 में मृत्यु भी हो गई थी। तो उसका सबसे प्रिय गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। क्योंकि कुतुबुद्दीन एक दास था, तो एक दास एक सुल्तान इतनी जल्दी नहीं बन पाता है, तो शासन सत्ता इसने बहुत हिसाब से चलाई थी। और जो समय अमीर लोग थे या जो तुर्क अफगान थे, सरदार थे, वो लोग ज़्यादातर इस सत्ता में इन्वॉल्व रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि ये लाखों का दान देने वाला था। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव इसने बख्तियार काकी के नाम पर रखी थी। कुतुब मीनार की नींव के बाद इसकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते समय, है ना, जिसको आज हम लोग पोलो बोलते हैं। चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हुई और इसकी मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो इल्तुतमिश भी मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को 1206 में खोसरो के विद्रोह के बाद दास्तान मुक्त कर दिया था। इसको दास्तान से मुक्त कर दिया था, स्लेव से मुक्त कर दिया था और 1206 के बाद ये स्वतंत्र हो गया था। जब मोहम्मद गौरी मरा था तो उस समय बदायूं का गवर्नर था, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नहीं बन पाया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और चूंकि ये भी एक दास था, लेकिन बदायूं का गवर्नर रहते हुए इसने मतलब जो सुल्तान के पद और राजा का पद कैसा होता है, कैसे राज्य को चलाया जाता है, इसकी निपुण जानकारी ले ली थी। 1206 के बाद 1206 में जब मरा तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक मरा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जब हुई 1210 में, तब उसके बाद इसने
इल्तुतमिश ने अपना शासन शुरू किया था। ध्यान रखना, गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से 1290 तक था। उसमें 1206 से 1210 का टाइम पीरियड कुतुबुद्दीन ऐबक का हो गया। 1210 से 1236 का टाइम पीरियड जो था वो इल्तुतमिश का हुआ। इल्तुतमिश ने बहुत सारे काम किए थे। इल्तुतमिश ने सबसे पहले बगदाद के खलीफा अब्बासी से सुल्तान की उपाधि ली। चूंकि इल्तुतमिश का जो शासन का मेन उद्देश्य था वो विदेशी मुसलमान थे, तो इसलिए जो उसके अपने देश के मुसलमान थे वो ज्वेलसी रखते थे। ठीक है, इसके बाद इसने तुर्क चियलगामी एक चालीसा बनाया जो 40 सरदारों का एक ग्रुप था। याद रखना, तुर्क चियलगामी क्या था? 40 सरदारों का एक ग्रुप था। उसने ग्रुप को बनाया और जिन सरदारों को उस ग्रुप में नहीं रखा वो उसके विरोधी हो गए। इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी राजधानी लाहौर रखी थी। इसने राजधानी परिवर्तन करके राजधानी को दिल्ली लाया। ये राजधानी को दिल्ली लाया। ये ऐसा संस्थापक था जिसने दिल्ली सल्तनत में वास्तविक वंश की स्थापना की थी। मतलब जो वास्तविक गुलाम वंश है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। वास्तविक शब्द अगर लग जाए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो वो होगा इल्तुतमिश। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का संस्थापक अगर नॉर्मली पूछा जाए तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक लगाएंगे। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश थे। इन्होंने दिल्ली वंश में गुलाम वंश की स्थापना तो की थी, इसके साथ इन्होंने पैरेलल अपना एक वंश चलाया था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश चलाया था और इल्तुतमिश ने शमसी वंश चलाया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार प्राप्त किया। इसने मतलब सुल्तान की उपाधि ली कब? 1229 में। इसने एकता प्रणाली को शुरू किया। एकता प्रणाली का मेन उद्देश्य था भारत के सामंतवाद को खत्म करना। जो एकता प्रणाली थी उसने भारत के सामंतवाद को खत्म किया। उसके बाद इसने चांदी के टका, तांबे के जीतल और शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। और इसने सिक्के बाहर भी भेजे थे। जो सिक्के चलवाए थे उसने उसको बाहर भेजे थे। लाहौर के स्थान पर इसने राजधानी दिल्ली किया। इसके समय में मिनहाजुद्दीन सिराज तथा मालिक ताजुद्दीन को पनाह दी थी। इसने मालिक ताजुद्दीन और मिनहाज सिराज को इसने पनाह दी थी। इसने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया था। इसके बाद इल्तुतमिश के 50 पुत्र थे। इसकी तबीयत खराब होने के बाद यह ग्वालियर गया और इसके सबसे बड़े पुत्र का नाम रुकनुद्दीन फिरोज और इसकी एकमात्र लड़की रजिया थी। इसकी बीवी का नाम तुर्कान बाई था। ये इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश की बीवी का नाम तुर्कान बाई, बड़े लड़के का नाम रुकनुद्दीन फिरोज और इसकी पुत्री का नाम रजिया सुल्तान था। जब ये बीमार हो गया तो इसका कोई लड़का इसको देखने नहीं गया, इसलिए इसने क्या किया था भाई कि अपना जो राजपाट था वो अपनी बेटी रजिया सुल्तान के नाम कर दिया। लेकिन उसके पहले ही जो एंटी चालीसा वाले आदमी थे उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज इसके बड़े लड़कों को गद्दी पर बैठा दिया था। जैसे इसने अनाउंसमेंट किया कि रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनेगी हमारे बाद, तो रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटा दिया गया और रजिया सुल्तान को वहां बैठा दिया गया। रुकनुद्दीन फिरोज जब गद्दी से हटा तो उसने रजिया से जलसी करना शुरू कर दिया और एंटी चालीसा में मिल गया। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका थी जिसका टाइम पीरियड 1236 से 1240 तक का था। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1210 से 1236 तक का था। 1236 से 1240 का रजिया सुल्तान का था। याद रखना, 1236 के बाद जो भी टाइम पीरियड आएगा बलबन तक का, 1236 से लेके बलबन 1267 में आएगा। तो 1267 तक का जो टाइम था वो कभी सुल्तान और कभी अफगान, कभी सुल्तान कभी अफगान के हाथों में जाएगा। 1265 में, मतलब 1236 से लेके 1265 में बलबन आया था। 1265 से 1287 तक उस वहां तक का टाइम जो सत्ता और अफगान थे उनके बीच में घूमता रहा था। कभी अफगान लोग आते, ये तुर्क लोग सरदार लोग आते थे, कभी ये सुल्तान लोग आते थे। मतलब दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज अस्थायी रूप से बना था। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया बनी। रजिया कोट और सूट पहन के राज्य में आती थी। रजिया के समय सरहिंद का जो गवर्नर था वो अल्तुनिया था। अल्तुनिया ने रजिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में रजिया ने अल्तुनिया को हराया और अल्तुनिया ने सारी बातें रजिया को बताकर उससे शादी कर ली। इसके बाद बहराम शाह नामक एक सेनानायक था। इसने रजिया सुल्तान की मृत्यु कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन महमूद के बाद
महमूद के बाद नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा था। नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन। नसरुद्दीन महमूद ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था, खाली समय में कुरान की नकल करता था। इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी और ये राजा नहीं था, ये सिर्फ एक नाम मात्र का राजा था, सुल्तान। और इसने क्या किया था, इसके समय में जो बलबन था वो 20 मतलब वजीर के रूप में काम करके राजपाट चलाता था। 1265 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1265 में बलबन एक सुल्तान के रूप में बैठता है। बलबन के आते ही पूरी दिल्ली सल्तनत के नियम कानून चेंज हो जाते हैं और इसने जो तुर्कान चेलगामी थी उसको खत्म किया, जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था। और इसके बाद बलबन एकमात्र ऐसा शासक था जिसने 20 वर्ष वजीर और 20 वर्ष राजा के रूप में काम किया। और बलबन के बाद कैकुवाद आता था। और याद रखना, बलबन ने सिजदा पाबोस, लव एवं रक्त की नीति की और क्या किया था इसने, नवरोज त्योहार जो पारसियों का था उसने शुरू किया। सिजदा और पाबोस ईरानियों की थी, नवरोज पारसियों का था, इसने शुरू किया। लव एवं रक्त की नीति अपनाई। मंगोलों से दिल्ली को बचाया, मंगोलों से इसने दिल्ली को बचाया था। इसके बाद बलबन के बाद कैकुवाद आता है। कैकुवाद की सेना में एक फिरोज आलम था जिसने कैकुवाद को मारकर 1296 में गुलाम वंश को खत्म कर दिया। इस तरह से गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुवाद और गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। कैकुवाद की मृत्यु होने के बाद फिरोज आलम खिलजी, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। 1296 में इसने क्या किया, दक्षिण पे आक्रमण किया। दक्षिण पे आक्रमण करने के बाद वहां का राजा रामचंद्र देव था, इसने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी जो कड़ा का गवर्नर था, इलाहाबाद कड़ा का गवर्नर था, उससे मिलने की आशंका मतलब मिलने के लिए आगे गया। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मरवा दिया। मरवाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सुल्तान घोषित कर लिया और दिल्ली गद्दी पर बैठ गया। इसने दिल्ली के पूरे नियम कानून चेंज कर दिए। वास्तविकता में खिलजी वंश एक कोई वंश नहीं था, है ना। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का टाइम पीरियड था, 1290 से 1320 तक। उसमें भी 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी, 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी और 1316 से 1320 तक मुबारक खिलजी ने क्रमशः राज्य किया था। इसके बाद खिलजी एक वंश नहीं मान सकते हो आप, बहुत अच्छे से अगर आप इसको पढ़ोगे तो एक खिलजी एक क्रांति के रूप में आई थी दिल्ली सल्तनत में, है ना, जिसने बहुत सारे नियम कानून लगाए थे। उसकी मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी बना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की बेटी से ही शादी की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण को बहुत अच्छे से लागू किया। 1/3 इसने कर लिया। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया। गढ़ी कर इसने ये हाउस टैक्स का था, गढ़ी कर जो गृह निवास के लिए दिया जाता था। सिजदा मतलब जजिया कर लगाया था। जजिया कर गैर मुसलमानों के लिए था। गैर मुसलमानों में बच्चे, स्त्रियां और अपंग नहीं थे। याद रखना, बच्चे, स्त्रियां और अपंग जजिया कर में नहीं थे। जकात इसने मुसलमानों पर लगाया जिसमें 40% ये लेता था। ये लगान में टैक्स और अनाज दोनों लेता था। इसने सेना के लिए बहुत काम किया। इसने सेना के लिए घोड़े दागने की प्रथा, है ना, नए सैनिकों की भर्ती और सेना के लिए एक अलग से संस्था बना दिया, अलग से अधिकारी नियुक्त कर दिया सेना भर्ती के लिए। जो अयोग्य सैनिक थे उनको हटा दिया। घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की। चेहरा पहचानने की प्रथा शुरू, ये बहुत सारी प्रथाएं। नगद वेतन देना शुरू किया, है ना। इसने बाजार नियंत्रण बहुत अच्छे से किया था। तो ये सारी जो चीजें थी इसने इनको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया था। 1303 में चित्तौड़, 1301 में रणथंभौर और 1304 में शीर का किला बनवाया। 1303 में चित्तौड़, 1301 में पहले 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़ और 1304 में शीरी का किला क्रमशः इसने बनवाया था। चित्तौड़ में इसने रानी पद्मावती के लिए रावण रतन सिंह से इसने लोहा लिया था। ठीक है, चित्तौड़ को पहले कोई जीत नहीं पाया था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के काल में बहुत सारे विद्रोह हुए थे। तो अकत खां, मलिक उमर, मंगू खां, हाजी मौला नामक व्यक्तियों ने इसके सामने विद्रोह किया था। इसका जो विद्रोह दबाने के लिए इसने बहुत सारे काम किए थे। पहला काम क्या किया था, गुप्त विभाग की स्थापना की थी। गुप्त विभाग की स्थापना की थी। अमीर वर्ग की संपत्ति लूटकर खालसा भूमि में बदल दिया इसको उसने, है ना। अमीरों के परस्पर मेल मिलाप को बंद कर दिया। दिल्ली में मद्य निषेध पर प्रतिबंध लगा दिया। ये सारे इसके कार्य थे।
इसके लिए बर्नी ने कहा था कि एक बुद्धिमान वजीर के लिए वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है। बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है। अलाउद्दीन खिलजी ने मुसलमानों के लिए मुगीसुद्दीन से कहा था कि भाई किसी भी फिर भी मैं जन्म से मुसलमान ही हूं। मुगीसुद्दीन से इसने कहा था कि मैं जन्म से मुसलमान हूं, क्योंकि इसका जो चाचा था जलालुद्दीन खिलजी वो भी मुसलमानों के लिए बहुत उदार था, और उसने कहा था कि मैं एक वृद्ध मुस्लिम हूं और मुसलमानों का मैं खून नहीं बहाऊंगा। ये सारे स्टेटमेंट में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बना था सराय ए अदल। भाई सराय ए अदल एक न्याय का स्थान था। सराय ए अदल एक न्याय का स्थान था, है ना। जाब्ता भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। जाब्ता जो कानून था, जाब्ता ये भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। इसके बाद मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और मुबारक खिलजी कभी कभी बिना वस्त्रों के ही राज दरबार में आ जाता था। इसको राजपाट का कोई ज्ञान नहीं था। इसने अपने आप को सबसे पहले सुल्तान घोषित किया, और ये अलाउद्दीन खिलजी का लड़का था, और इसने अपने पिता के कठोर आदेशों को समाप्त किया। इसके बाद इसी की सेना में हाँ, एक बात और याद रखना, हमने दक्षिण विजय के बारे में नहीं बताया। जो अलाउद्दीन था ये विंध्याचल पार करने वाला पहला मुसलमान था। मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता, ने इसको मलिक काफूर को इसने दक्षिण भारत के लिए भेजा था, दक्षिण भारत विजय के लिए, है ना। सभी इसको टैक्स देते, लेकिन पांड्य राजा इसको टैक्स नहीं देते थे। खिलजी को पांड्य राजा कभी मानते ही नहीं थे। ठीक है, तो मलिक काफूर ने जब पांड्यों पर आक्रमण किया था तो पांड्य राजाओं ने इनसे लोहा लिया था और थोड़ा बहुत टैक्स देकर उनको छोड़ दिया गया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको गजनी से 1000 दिनार में खरीदा था। तो ये सारा हमारा गुलाम वंश और खिलजी वंश के पूरा रिकैप हो गया। अब लोग चलते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश क्या था कि जो मुबारक खिलजी था, मुबारक खिलजी की सेना में ही एक व्यक्ति था गयासुद्दीन एक व्यक्ति था जिसने मुबारक खिलजी की हत्या करके खिलजी वंश को समाप्त कर दिया और एक दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश का टाइम पीरियड 1320 से 1414। याद रखना, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी सीरीज याद रखना, बहुत पूछे, कभी कभी अरेंजमेंट करने को आ जाता है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, तो तुगलक वंश का इसका संस्थापक कौन था भाई? इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक मुबारक खिलजी की सेना में था। मुबारक खिलजी के बाद इसी ने तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है, मुबारक खिलजी के बाद इसी ने तुगलक वंश की स्थापना की, गयासुद्दीन तुगलक। अब देखो, जो खिलजियों की नीतियां थी, खिलजियों की जो नीतियां थी, चाहे वो जलालुद्दीन खिलजी हो, चाहे वो स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे वो मुबारक खिलजी हो, किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत इन्होंने खराब काम किया था। खराब काम क्या किया था? एक तो ये देखो 1/3 लेते थे। ठीक है, 1/3 लेने के बाद ये टैक्स और अनाज भी लेते थे। कुल मिलाकर किसानों को इतना मिलता था कि वो आराम से पेट भर लें अपना, बस। ठीक है, डे बाय, जैसे आज हम लोग जो लेबर लोग होते हैं तो आज एक दिन कमाते हैं और दूसरे दिन का सोचते हैं, ऐसे ही इनकी किसानों की हालत कर दी थी खिलजियों ने कि भाई एक दिन आप टैक्स दे दो, दूसरे दिन का फिर मेहनत करो, फिर कमाओ, फिर खाओ। गयासुद्दीन तुगलक को ये पसंद नहीं था, तो इसके शासन करने के 2 उद्देश्य थे। इसके शासन के 2 उद्देश्य थे।
दो उद्देश्य थे। दोनों उद्देश्य किसानों के लिए थे। पहला उद्देश्य क्या था भाई? किसानों की स्थिति को संवारना, किसानों की स्थिति को संभालना। जो किसानों की स्थिति दिन बाय दिन खराब हो रही थी, किसानों की स्थिति जो दिन बाय दिन खराब हो रही थी उसको सही करना। और दूसरा क्या था कि किसानों की भूमि वापस करना, भूमि वापस करना व उसको उपजाऊ बनाना। वो उसको उपजाऊ बना। अब देखो क्या हुआ था। देखो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते थे भाई, किसी ने उनको टैक्स नहीं दिया, किसी ने उनको लगान नहीं दिया, है ना, तो क्या करते थे, वो उसकी खेती ले लेते थे, वो उसकी भूमि ले लेते थे। और भूमि ले लेने के बाद उसको या तो चराई कर के लिए छोड़ देते थे। चराई कर मतलब जो दुधारू पशुओं के लिए जो घास वगैरह होती है ना, वो खेतों में तो उगती नहीं है, उसके लिए अलग से एक वो बनवा दिया जाता है। खेत में ही घास उगाई जाती है, और जब खेत में घास उगाई जाएगी तो खेत बंजर हो जाता है ना। तो ये क्या कि चराई करके लिए जो उनका खेत लेते थे उसमें मतलब उसको चराई करके लिए छोड़ देते थे। तो जब खेत छोड़ दिया तो भाई खेत खराब हो गया ना, तो किसान तो गया। बाय द वे किसान ने आगे चलकर तुमको कर अपना दे दिया, तो आप उसे खेती कैसे दोगे? तो वो खेती उसकी खराब हो जाती थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, पहले किसानों की स्थिति को संभालने के लिए बहुत काम किए थे। बहुत सारे जो कर थे, बहुत सारे जो टैक्स थे, वो गयासुद्दीन तुगलक ने हटा दिए थे किसानों से। तो एक तो स्थिति संभाली, दूसरा उनकी जो खेती ली गई थी कि किसी ने टैक्स नहीं दिया तो उनकी खेती ले लो, और खेती लेने के बाद खेती खराब कर दो। खेती को वापस किया, भूमि वापस की और उसको उपजाऊ बनाया। ये भी याद रखना, वापस उपजाऊ बना के उसने वापस किया। तो दो इसके ये काम थे। इसके बाद इसने क्या किया, नहरों का निर्माण शुरू किया। नहरों का निर्माण शुरू किया, ठीक है। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता कि 5 नहरें किसने बनाई थी, तो वो फिरोज तुगलक हो जाएगा। नहरों का निर्माण इसने शुरू कराया, ठीक है। जब मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत में राज कर रहा था, खिलजी वंश में, उस समय ये कहां का गवर्नर था, ये उत्तर पश्चिम प्रांत का गवर्नर था। मुबारक खिलजी के समय यह उत्तर पश्चिम प्रांत का गवर्नर था, ठीक है। उत्तर पश्चिम प्रांत क्या था, ये गवर्नर था। क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं इसी से कि गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। वह मुबारक खिलजी के समय उत्तर पश्चिम प्रांत का गवर्नर था। उसने नहर का निर्माण शुरू कराया था। उसने किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कई काम किए थे। तो 1-2 सही है, 2-3 सही या तीनों सही, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो तुगलक वंश जो स्टार्ट किया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया था। इसने क्या किया था, खिलजी वंश के आखिरी शासक मुबारक खिलजी को मारकर इसने राजपाट शुरू किया था। जब मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, उस समय इसके अंडर में ये उत्तर पश्चिम प्रांत का गवर्नर था, है ना। और इसने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए काम किए, नहरों का निर्माण शुरू कराया। और इसने क्या किया था भाई, वंशानुगत के साथ साथ, देखो पहले का शासन क्या था, सुल्तान बनने का शासन था कि मैं सुल्तान हूं तो हमारा आने वाला लड़का ही सुल्तान बनेगा, है ना। जैसे अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान थे, तो भले ही उनका बेटा मुबारक खिलजी बेवकूफ था, बिना कपड़ों के राज दरबार में आ जाता था, लेकिन सुल्तान वही बनेगा, मतलब वंशानुगत था। गयासुद्दीन ने उसमें अमेंडमेंट किया, उसने संशोधन किया और यह कहा कि सुल्तान बनने के लिए वंशानुगत होने के साथ योग्यता भी होनी चाहिए।
वंशानुगत होने के साथ साथ भाई योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक है, वंशानुगत होने के साथ साथ योग्यता भी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है, अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है तो आप सुल्तान नहीं बन सकते हो, भले ही आप सुल्तान के लड़के क्यों ना हो। अब आप देखो, मुबारक खिलजी था, वो बिना कपड़ों के दरबार में आ जाता था। आप उसकी योग्यता को अपनी योग्यता से समझ सकते हो ना कि भाई वो कैसा शासक होगा। चूंकि वो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, इसलिए उसको गद्दी पे बैठा दिया गया। तो उस समय भाई जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसको ये समझ में नहीं आया कि भाई प्रजा में या राज दरबार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो सुल्तान बनने लायक होंगे, लेकिन इस असभ्य बालक के सामने वो भी छोटे हो गए और इस असभ्य लड़के के आगे वो भी अपना सिर झुकाते हैं, है ना। तो याद रखो भाई, गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने वंशानुगत तो था ही, ठीक भाई वंशानुगत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुल्तान का लड़का है तो आई एम सुल्तान बॉय, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता था। वंशानुगत होने के साथ साथ सुल्तान होने के लक्षण भी उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया भाई, किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, जमीन वापस कर दी उनकी, है ना, नहरों का निर्माण शुरू किया जिससे सिंचाई के लिए बहुत अच्छे से काम शुरू हुआ। और उसके बाद इसने क्या किया था भाई, वंशानुगत होने के साथ साथ इसने योग्यता को भी उसने ऐड कर दिया था। ठीक है, इसने अलाउद्दीन की कठोर नीति के स्थान पर उदार नीति अपनाई। ठीक है, उदार नीति अपनाई जिसे इस्मेरियन कहा गया। ठीक है, ये उदार नीति वाला शासक था जो गयासुद्दीन तुगलक था। उसने अलाउद्दीन की कठोर नीति की जगह अपनी उदार नीति अपनाई जिसे इस्मेरियन कहा गया। जिसे क्या किया भाई, जिसे इस्मेरियन कहा गया। डाक व्यवस्था शुरू की, नहरें बनवाई, नहरों का काम शुरू किया, ठीक है। दाग प्रथा व चेहरा प्रथा को अच्छे से लागू किया। दाग प्रथा और चेहरा प्रथा को अच्छे से लागू किया। ठीक है, दाग प्रथा और चेहरा प्रथा को अच्छे से लागू किया। मुकद्दम और खूंतों को उनके अधिकार वापस किए। मुकद्दम और खूंतों को उनके अधिकार वापस किए। ठीक है, जूना खां जिसे हम लोग, है ना, जूना खां जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जूना खां को हम लोग बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। जूना खां को दक्षिण भारत भेजा। जूना खां को कहां भेजा था भाई, दक्षिण भारत भेजा था। अब देखो, दक्षिण भारत का भेजने का क्रम शुरू हुआ था खिलजी वंश से। गुलाम वंशों ने कभी अपने दिल्ली से बाहर ज्यादा काम नहीं किया था। ठीक है, इसमें याद रखना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीन जो रियासतें थी वो दिल्ली सल्तनत से बाहर थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीन जो रियासतें थी वो दिल्ली सल्तनत से बाहर थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था दक्षिण भारत के लिए? अलाउद्दीन खिलजी का जो 1000 दिनारी था,
हजार दिनारी मतलब मलिक काफूर। मलिक काफूर एक हिजड़ा था, ठीक है, ट्रांसजेंडर था, ठीक है। मलिक काफूर को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आया? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने को वो अयोग्य सुल्तान था। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक आया। गयासुद्दीन, हालांकि देखो गयासुद्दीन तुगलक ने भी किसको भेजा था? जूना खां को, मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा। कहां? दक्षिण। जो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था, है ना, अपने हजार दिनारी मलिक काफूर को, तो उसने शासन तो किया वहां पे, लेकिन हमने आपको बताया पांड्य राजा जो थे, पांड्य राजाओं से लोहा लेने में वो असमर्थ हो गया। मतलब लोहा भी लिया, टैक्स भी लिया, लेकिन उनको दिल्ली सल्तनत में मिलाने, अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं मिला पाया था, ठीक है। इसके बाद जब गयासुद्दीन तुगलक आया, बाकी जो राजा थे, होयसल थे, यादव थे और काकतीय थे, ये सारे लोग खिलजी की सत्ता को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। लेकिन जो पांड्य राजा थे, पांड्य राजाओं ने खिलजी की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। खिलजियों को कभी भी उन्होंने टैक्स नहीं दिया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उन्होंने अपनी सत्ता स्वीकार नहीं की। उसके बाद क्या हुआ? जब गयासुद्दीन, अब भाई जब नहीं की तो वो अपना शासन और राजपाट अलग चलाने लगे। मुबारक खिलजी आया, उसको टैक्स देना भी बंद कर दिया, ठीक है। और वहां का एक शासन था रुकनुद्दीन द्वितीय, है ना, उसने तो अपने बराबर की एक सोने की मूर्ति अलाउद्दीन खिलजी को दी थी। 1 लाख टका अलाउद्दीन खिलजी को भेजे थे, ठीक है, काकतीय वंश का था। तो उसके बाद क्या हुआ? काकतीय वंश और रामचंद्र देव दोनों मिलकर गए थे अलाउद्दीन खिलजी के पास टका 1 लाख टका देने। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था, उसने कहा यार ये पांड्य लोग क्यों नहीं मानते भाई, पांड्य लोग टैक्स क्यों नहीं देते हैं, ये क्या दूर से आए हैं, स्पेशल लोग हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है जूना खां आप जाइए दक्षिण। जूना खां, याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक भी आपको पढ़ाएंगे, इसका दूसरा नाम जूना खां था। तो मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां दक्षिण गया। दक्षिण जाके उसने पांड्य लोगों पर अटैक किया, ठीक है। बाकी तो अधीन थे ही थे, और जो 1-2 अधीन नहीं तो उनको भी अधीन कर लिया। मतलब इनका फाइनल टारगेट कौन था? पांड्य। तो इन्होंने तुगलक जो थे, तो शायद तुगलक ने, ऐसा बोला जाता है कि तुगलक ने उनसे युद्ध न करके उनसे बातचीत की थी, और बाद में युद्ध भी हुए थे। तो उसके बाद रिजल्ट यह आया कि पांड्य लोगों ने इनको टैक्स देना शुरू कर दिया। जब जूना खां को दक्षिण भारत भेजा था, तो पांड्य लोगों ने भी गयासुद्दीन तुगलक को कर देना शुरू कर दिया। पांड्य लोगों ने कर किसको दिया था? गयासुद्दीन तुगलक। खिलजियों को नहीं दिया था इन्होंने, खिलजियों को इन्होंने टैक्स नहीं दिया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में लकड़ी के महल में दबकर हुई। लकड़ी के महल में दबकर हुई। और वो महल किसने बनवाया था? जूना खां ने। महल जूना खां ने बनवाया था। वो महल किसने बनवाया था? जूना खां ने। वो महल किसके पास था? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद के पास महल था, ठीक है। वो महल तुगलकाबाद के पास था। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक लकड़ी के महल में दबकर उसकी मृत्यु हुई। और वह महल कहां था? वह महल तुगलकाबाद के पास था। उसको बनवाया किसने था? जूना खां। जूना खां का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ये फैक्ट याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक ने पूरे दक्षिण भारत पर, गयासुद्दीन तुगलक ने, शायद दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देते हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने पूरे दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने पूरे दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी।
ठीक है। जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने पूरे दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी भाई इसकी मृत्यु हुई थी, इसकी जो मृत्यु थी वो लकड़ी के महल में दबकर हुई थी। याद रखना, इसकी जो कर प्रणाली थी, इसने बटाई का उपयोग किया था, बटाई का उपयोग किया, और बटाई के उपयोग करने के बाद 1/3 की कर प्रणाली इसने शुरू की थी। 1/3 की कर प्रणाली इसने शुरू की थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने 1/3 की कर प्रणाली शुरू की थी। ठीक है। अमीरों का पद जो था वो वंशानुगत ना होकर एक योग्यता के आधार पर था। इसको क्या इससे किसको खत्म किया गया था? इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा को किसने खत्म किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। इजारेदारी प्रथा वही प्रथा थी कि वंशानुगत ना होकर एक योग्यता भी उसने जोड़ दी थी। मतलब वंशानुगत भी होगा, योग्यता भी होनी चाहिए, दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। इस प्रथा का नाम क्या था? इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत आता था सिर्फ वंशानुगत, लेकिन इसने क्या किया? इजारेदारी प्रथा को हटाकर इसने वंशानुगत के साथ साथ योग्यता भी इसने ऐड कर दी, जोड़ दी। ठीक है। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली में मिलाया गया था। हालांकि ये काम अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी उनके राज्य को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं लाया। अलाउद्दीन खिलजी ने वहां गया, लूटपाट मचाई, लूटपाट मचाने के बाद वो वापस दिल्ली आ गया। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने एक प्रॉपर काम किया था, उसने साम्राज्यवाद को विस्तार किया था। दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत में भी वो काबिज होने लगा था। इसके समय में दक्षिण भारत का जो सुल्तान था वो वारंगल प्रथम था। याद रखना, वारंगल प्रथम था दक्षिण भारत का सुल्तान, वारंगल प्रथम। सुल्तान गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल की गड़बड़ी को समाप्त करना था। इसका जो अंतिम अभियान था वो बंगाल में था, बंगाल के खिलाफ था। जो बंगाल में नवाब वगैरह थे वो बहुत गड़बड़ी मचाए हुए थे, बहुत ज्यादा टैक्स चोरी करते थे। मतलब एक तो बंगाल वैसे पुराने समय से भी नदियों का केंद्र था, उपजाऊ भूमि थी, जलोढ़ मिट्टी थी, बहुत अच्छी पैदावार थी, और पैदावार के हिसाब से वो 1/3 इसको कर नहीं देते थे। यही गड़बड़ी थी कि भाई जितना पैदा हो रहा है उसका 1/3 कर आपको गयासुद्दीन तुगलक को देना पड़ेगा, लेकिन वो लोग नहीं देते थे। तो इसीलिए इसका आखिरी अभियान, गयासुद्दीन का आखिरी अभियान बंगाल का यह अभियान था। बंगाल के अभियान से ही लौटते समय इसकी मृत्यु हुई थी लकड़ी के महल में दबकर। यह लकड़ी का महल बनवाया था जूना खां उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। जो ये किसके पास था? ये तुगलकाबाद के पास। तुगलकाबाद के पास एक गांव पड़ता है अफगानपुर। तुगलकाबाद के बाद अफगानपुर गांव में मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खान ने लकड़ी का महल बनवाया था। उसी महल में ये आराम करने के लिए रुका था। ठीक है, तो किसी कारणवश वो महल टूट के रात में ही गिर गया और गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। डाक व्यवस्था इसने शुरू की थी। ठीक है, इसने रसमेनियन अथवा मध्यवर्ती नीति कहा गया। रसमेनियन हमने आपको बताया था। रसमेनियन क्या था? कठोर नीति चेंज इनटू उदार नीति। कठोर नीति को खत्म करके उदार नीति का उपयोग किया गया। इसको मध्यवर्ती नीति भी कहा जाता है और इसको रसमेनियन नीति भी कहा जाता है। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक जो था 1325 में उसकी मृत्यु हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 गद्दी पर बैठा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था वो था जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था वो था जूना खां। इसने 1342 में क्या किया था? इब्न बतूता के राजदूत की चीनी शासक से दरबार में गया। इब्न बतूता का राजदूत जो था वो इसके दरबार में गया था।
इब्न बतूता इसके दरबार में गया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का एक पुत्र था जिसने अपने पिता की रियासत को आगे बढ़ाया, और इसने अब ये बहुत अपने आप से मायूस इसलिए था क्योंकि इसने जो भी महल बनवाया था उस महल में दबकर इसके पिता की मृत्यु हुई थी 1325 से 1351। इसके पहले इसके पिता का जो कार्यकाल था इसके जो पिता का कार्यकाल था वो 1320 से 1325 था। जो गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल था, गयासुद्दीन का कार्यकाल था 1320 से 1325। 1325 के बाद 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक था वो सबसे ज्यादा विलक्षण व्यक्ति वाला व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा विलक्षण वाला व्यक्ति था। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि वो जो लकड़ी का महल गिरा था वो एक्चुअली गिरा नहीं था, उसको वो एक साजिश का शिकार हुए थे गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप को सुल्तान बनाने के लिए उन्होंने एक गयासुद्दीन तुगलक के साथ साजिश रची थी, है ना, लेकिन गयासुद्दीन उसको समझ नहीं पाए और बंगाल से अभियान के बाद जो आ रहे थे तो रास्ते में उसी महल में विश्राम के दौरान उनकी गिरने से मृत्यु हो गई। इसके समय में क्या हुआ था, इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता आया, कहां का था ये, मोरक्को का। इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी। तो इब्न बतूता कहां का था, मोरक्को। किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये दिल्ली आया था। कब आया था भाई, 1333 में। कहां का था, मोरक्को। 1333 में 1333 में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया। दिल्ली का काजी बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1333 में कौन आया था, इब्न बतूता। कहां से आया था, मोरक्को से। किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, रेहला नामक पुस्तक लिखी थी।